समसामयिक घटना चक्र के इस YouTube एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जो है संविधान के सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रस्तावना, क्योंकि ये संविधान का सारगर्भित दर्शन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। संक्षिप्त समय में इस पूरे प्रस्तावना के द्वारा संविधान को समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही संक्षिप्त समय में। ठीक है। अच्छा, संविधान के यह भाग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि बहुत से केसेस में बड़े और अन्य जो ज्यूरिस्ट हैं उनके द्वारा इसके महत्व को बार बार बताया गया है। सबसे पहले इनरी बेरूबारी के केस का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। 1960 का था। इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान बनाने वालों के मस्तिष्क की कुंजी है। यानी जब भी कभी संविधान को समझने में, उसके उपबंधों को समझने में कहीं किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हम प्रस्तावना से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक, इसी प्रकार एक जाने माने वकील हैं, अधिवक्ता रहे हैं, एम नानी पालकीवाला, उन्होंने भी कहा कि ये प्रस्तावना जो है संविधान का एक परिचय पत्र है। और एक आपके संविधान निर्मात्री सभा में अल्लादी के स्वामी अयंकर साहब थे, उन्होंने भी कहा कि ये जो प्रस्तावना है हमारे संविधान निर्माताओं के दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े ज्यूरिस्ट और बार बार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा प्रस्तावना को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। तो पहले प्रस्तावना हम एक बार पढ़ के सुनाते हैं। प्रस्तावना है क्या? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज मिति मार्ग शुक्ल संवत 2006 विक्रमी, जिसको 26 नवंबर 1949 भी कहा जाता है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये तो हो गई आपकी प्रस्तावना। अब प्रस्तावना क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए 3-4 चीज़ें हैं। पहला कि प्रस्तावना जो है ये स्रोत को बताती है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज़ बताती है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य। तीसरी चीज़ बताती है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रकृति क्या होगी। तीसरी चीज़ बताएगी जो वो है संविधान की तिथि, मतलब किस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ। तो आप देख रहे हैं 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को प्रस्तावना टैकल कर रही है, बता रही है। पहली चीज़ स्रोत बताती है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हम भारत के लोग, पहली लाइन है प्रस्तावना की, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की ये जो पहली लाइन है, हम भारत के लोग, ये आपके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया एक वर्ड है। वैसे तो पूरी की पूरी प्रस्तावना ही अमेरिकी संविधान की देन है, क्योंकि सबसे पहले 1776 में जब अमेरिका का संविधान बना तो प्रस्तावना वहाँ के संविधान में निहित थी और धीरे धीरे सारे देशों ने संविधान बनाते वक्त प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया। ठीक है, तो हम भारत के लोग, ये स्रोत बताता है। स्रोत का मतलब, और एक लाइन लास्ट में लिखी है जो कि आत्म अर्पित, अंगीकृत एवं अधिनियमित। तो आत्म अर्पित, हम भारत के लोग पूरी संविधान को आत्म अर्पित करते हैं। तो ये स्रोत है। संविधान बनाने की शक्ति किसके पास थी? तो संविधान बनाने की शक्ति वी द पीपुल ऑफ इंडिया के पास थी। आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन 1946 की अनुशंसा पर संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो बहुत से लोग कहते थे कि उस समय हम डोमिनियन स्टेट के हैसियत से थे, तो हम संप्रभु कैसे हुए। इसलिए अगर ये प्रश्न उठता है कि हम संप्रभु कैसे हुए, तो उसका जवाब है कि संविधान की प्रस्तावना में ये वर्ड कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये सोर्स बताता है कि संविधान की जो बनाने की शक्ति है अंतिम रूप से जनता में निहित थी। ठीक है। दूसरी चीज़ आता है इम्पॉर्टेंट उद्देश्य।
संविधान निर्माताओं ने ये बताने का प्रयास किया कि ये संविधान किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जा रहा है। तो इसमें 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समता। इसी प्रकार प्रकृति कैसी होगी? तो प्रकृति होगी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये भारतीय राज्य की प्रकृति होगी। ठीक है, तिथि आप जान ही रहे हैं, 26 नवंबर 1949। ठीक, अब देखिए, अब हम एक एक शब्दों को लेकर थोड़ा एक्सप्लेन करते जाएंगे। जैसे उद्देश्य है न्याय। ठीक है, न्याय, तो न्याय जो है, जो संविधान का उद्देश्य है, ये न्याय कैसा है? तो बताया गया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक न्याय जो है, आप जब आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, ठीक है, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, ये सब सोशल जस्टिस के उदाहरण हैं। इकोनॉमिकल जस्टिस में आपके आ जाएंगे आर्टिकल 38, 39, आर्टिकल 1F। ठीक है, राजनीतिक न्याय में आर्टिकल 325, 326। ठीक, क्योंकि कोई राज्य लोकतांत्रिक तभी हो सकता है जब उस राष्ट्र के नागरिकों को न्याय समुचित मात्रा में उपलब्ध हो। तो न्याय कैसा संविधान दे रहा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विस्तार से इस पर चर्चा होगी, लेकिन अभी नहीं, ये एक संक्षिप्त परिचय है। दूसरी चीज़ है, न्याय के बाद उद्देश्य में है स्वतंत्रता देगी हमारी संविधान। स्वतंत्रता कैसी होगी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको पता है कि आर्टिकल 19(1)(a) में है। विश्वास, धर्म, उपासना, ये सभी आपके आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में है, उपस्थित हैं। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा कि न्याय और स्वतंत्रता बिना समता के अधूरी चीज़ है। ये सब राजनीतिक शब्दावलियाँ हैं, इनकी विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है, जो कि होगी। समता, संविधान समता किस प्रकार के दे रहा है? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी और उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक, अवसर की समता। आर्टिकल 21, आर्टिकल 16, अवसर की समता। इसके साथ साथ इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं समता में पूरा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी डिग्निटी को बना के रखने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की अधिकार है, अवसर की समता है। और आर्टिकल 14 से 18 में जो समता का अधिकार के बारे में चर्चा करता है वो है। ठीक है, तो ये आपके 3 उद्देश्य हैं प्रमुख। अब हम बात करते हैं नेचर। स्टेट, भारतीय स्टेट का नेचर क्या होगा? नेचर, प्रकृति। किसी भी स्टेट का नेचर होता है, तो उसी प्रकार भारतीय इंडियन स्टेट का नेचर क्या होगा, वो हमारे संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना में निहित किया गया है। तो पहली चीज़ क्या बताई गई है कि समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
संपन्न। ठीक। कूले एक राजनीतिज्ञ हैं कूले, उन्होंने कहा था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक ऐसा राज्य होता है जहां उस राज्य में एक ऐसी सरकार होती है जो आंतरिक एवं बाह्य बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त होती है। लेकिन कूले की इस विचारधारा को इस समय लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी स्टेट हो वो संपूर्ण रूप से किसी स्वतंत्र नहीं हो सकती है। विभिन्न प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय विधियां हैं, संधियां हैं, समझौते हैं, हर एक राष्ट्र उससे आबद्ध है। तो हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय विधियों, संधियों, नियम कानूनों से आबद्ध होते हुए भी कोई राज्य अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए यदि स्वतंत्र है तो वो एक संपूर्ण प्रभुत्व राज्य कहलाता है, जो कि भारत है। दूसरी चीज है समाजवादी। और ये दो शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये तो जोड़े तो गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, लेकिन जोड़ने से पहले स्पष्ट रूप से ये सोशलिज्म और सेकुलरिज्म दो शब्द जुड़े, इससे पहले ही इसके लक्षण भारतीय संविधान में निहित थे, लेकिन शब्दशः 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा इसको जोड़ा गया। समाजवादी लक्षण कहाँ निहित हैं? शब्दशः नहीं थे, लेकिन कहाँ थे? तो आप बता सकते हैं आर्टिकल 38 और 39 में। 38 कहता है पब्लिक वेलफेयर स्टेट की स्थापना, कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय स्टेट राज्य उपलब्ध कराएगा। 39 भौतिक संसाधनों के समान वितरण के बारे में बात करता है, धन के संकेंद्रीकरण को रोकने की बात करता है, स्त्री पुरुष की समानता की बात करता है। तो कहीं न कहीं समाजवाद के, सोशलिज्म के लक्षण हमारे भारतीय संविधान में पहले से निहित थे। इसको स्पष्टता 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के में जोड़ा गया। इसी तरह पंथ निरपेक्षता के लक्षण जो है, आपको जब आप आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक पढ़ते हैं तो उसमें ऑलरेडी निहित हैं, लेकिन स्पष्ट शब्द के तौर पर नहीं जोड़ा गया था, जोड़ा पर। ठीक। इन दोनों शब्दों का मतलब आप समझ लीजिए। समाजवाद क्या होता है? सोशलिज्म, कि किसी भी राष्ट्र के समस्त भौतिक संसाधन को का समान वितरण और सब पे उसका समान हक होता है, इसी को समाजवादी कहते हैं। भारतीय संविधान में और भारतीय राज्य प्रणाली में पूर्ण रूप से समाजवाद जो है, जो दो तरीके समाजवाद के बताए गए, एक कार्ल मार्क्स का समाजवाद है, एक गांधी का समाजवाद है। तो भारतीय जो संविधान है वो गांधीवादी समाजवाद की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, न कि मार्क्सवादी समाजवाद की तरफ। ठीक है। और फिर पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म शब्द का मतलब होता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा। ठीक है। द स्टेट हैज़ नो रिलीजन बट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। अब ये देखिए, सेकुलरिज्म का भी 2-3 पक्ष है, अभी तो नहीं, बाद में कभी चर्चा होगी। एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। तो हम सकारात्मक सेकुलरिज्म को लेके चलते हैं कि वैसे तो राज्य धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन यदि धार्मिक मामले ऐसे हों जो विभाजनकारी हों या असमानता को दर्शा रहे हों, तो वहाँ पे स्टेट हस्तक्षेप करेगा। ठीक है। जैसे सबरीमाला के केस हो गया, 3 तलाक, ये थे तो धर्म के मामले, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे जेंडर के हिसाब से, तो इसलिए इस पर स्ट्रक डाउन किया गया, ऐसे लॉ को, ऐसे प्रथा को, ऐसे कस्टम को। तीसरी फिर आपके नेचर में स्टेट के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। देखिए स्टेट का ये भी एक नेचर होता है लोकतंत्रात्मक। ठीक है। लोकतंत्रात्मक प्रणाली जो है, इसका सीधे से मतलब होता है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। तो जो लोकतंत्र होता है वो 2 प्रकार का है, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष आपके स्विट्जरलैंड वगैरह में है, अप्रत्यक्ष संविधान संशोधन, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में।
तो अप्रत्यक्ष भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संसदीय, एक अध्याक्षात्मक। ठीक है, तो ये लोकतंत्र है। भारत स्टेट जो है लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया को अपनाता है, ये इसका नेचर है। अगला नेचर इसका सबसे लास्ट जो जोड़ा है इसमें वो है गणतंत्र। गणतंत्र शब्द का मतलब होता है राज्य का जो प्रमुख व्यक्ति होता है वो चुन के आता है, न कि उत्तराधिकार के आधार पर आता है। जैसे ब्रिटेन में होता है, वहाँ राजा रानी हैं, ठीक है, तो वहाँ वंशानुगत है। लेकिन भारत और अन्य डेमोक्रेटिक जो कंट्रियां हैं वहाँ पे जो स्टेट का भारत राज्य का पहला व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति भारत में है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है, एक निश्चित समय के लिए अपने पद पे रहते हैं। यही गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। इसका दो सबसे महत्वपूर्ण कारण है। पहला कि ये बताता है कि अंतिम संप्रभुता जो है जनता में निहित है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था दो चीज़ें बताती हैं। पहला कि अंतिम जो शक्ति है वो जनता में निहित है। दूसरी चीज़ ये बताती है कि विशेषाधिकारों का अभाव है, किसी प्रकार का विशेषाधिकार इस स्टेट के नेचर में नहीं है। ठीक, विशेषाधिकार का अभाव होता है, मतलब किसी को विशेष उसकी स्थिति के कारण लाभ नहीं मिलेगा। ये तो हो गया नेचर। फिर आप गणतंत्र, फिर आप तिथि के बारे में इसने बताया, तो तिथि आप जान ही रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार। ये हो गया आपका संक्षिप्त परिचय संविधान का, जिसमें आप देखें कि ये बताया गया कि इसी प्रस्तावना के द्वारा कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा, न्याय, स्वतंत्रता दिलाना, न्याय दिलाना, समता प्राप्त कराना। भारत राष्ट्र का प्रकृति क्या होगी, तो लोकतंत्रात्मक होगी, गणतंत्रात्मक होगी, समाजवाद होगा, पंथ निरपेक्ष होगा। ठीक है, अब ये देखिए प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है या नहीं है। पहली चीज़, क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो विभिन्न केसेस में पहला इसका सबसे इम्पॉर्टेंट केस है हेनरी बेरूबारी का 1960 का केस, जिसमें ये बताया गया कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये संविधान का हिस्सा है ही नहीं। लेकिन बाद में चल के केशवानंद भारती का एक बहुत चर्चित केस होता है, तो उसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का प्रमुख हिस्सा है और 368 के तहत इसमें भी संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके आधारभूत जो ढांचा है उसको निकाला नहीं जा सकता है। तो प्रस्तावना में आप जितने शब्द अभी आपने पढ़े हैं सारे के सारे आधारभूत ढांचे से संबंधित हैं। विभिन्न केसेस में पंथ निरपेक्षता को, जैसे एसआर बोम्बई के केस में, डीएस नकारा के केस में समाजवाद को और सोशल जस्टिस को, फिर स्वतंत्रता को, इन सब केसेस में इसको बेसिक स्ट्रक्चर माना गया इन शब्दों को। तो इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना से निकाला नहीं जा सकता है, हाँ ऐड किया जा सकता है कुछ शब्दों को। ठीक है, इसी प्रकार आप एक लाइन और है कि लास्ट में जो थी वो छूट गई थी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। देखिए, एकता जो है एक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में है और अखंडता उसकी सीमाएं भारत देश की कहाँ से कहाँ तक, इसके बारे में बात करता है। तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है। समझिए, दोनों चीज़ों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन व्यक्ति की एक इंडिविजुअल की जो उसकी जो वजूद है उसका भी ख्याल रखता है और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाने का भी प्रयास करता है। दोनों में एक स्पष्ट सामंजस्य है। ठीक है, तो आप जब पढ़ेंगे कि जैसे आर्टिकल 19 है तो इसमें आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल राइट है, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा है। लेकिन यहीं पर जब राष्ट्र की अखंडता के बारे में बात आ जाती है तो आपकी वो आज़ादी को सीमित कर दिया जाता है, युक्त निर्बंधन की बात की गई है। तो कहीं न कहीं हमारे संविधान के निर्माताओं ने हमको एक प्रत्येक इंडिविजुअल को, प्रत्येक सिटीजन को, या सिटीजन न भी हो उसको भी
एक अधिकार दिया गया है, लेकिन राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, लेकिन अखंडता शब्द भी भारतीय संविधान में आर्टिकल 1 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। ये भारतीय अखंडता को ही बताने का प्रयास करती थी, लेकिन प्रत्यक्षतः इसको भी जोड़ा गया। ये संक्षिप्त परिचय है। अभी इसके एक एक तथ्यों को उठाने के बाद एक एक शब्द का विश्लेषण होगा। विभिन्न केसेस के में क्या क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, इसके बारे में बताया जाएगा। और इसी प्रस्तावना के माध्यम से आप देख रहे हैं एक एक आर्टिकल 14 से 18, 324, फिर आप देखिए यहाँ 325, 326 जो मत का अधिकार है आपका, 325 कोई भी व्यक्ति चाहे वो जिस जाति लिंग का हो चुनाव लड़ सकता है। 19 वर्णीय अभिव्यक्ति की आज़ादी हो गई। 25 से 28 धर्म से संबंधित आपके अधिकार हैं। इस पूरे प्रस्तावना के माध्यम से आप